रेखा के प्रकार और उसका वर्गीकरण। अब इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि रेखाओं का महत्व। हमने कला के तत्व में 6 तत्व बताए थे: रेखा, रूप, रंग, तान, कोण और अंतराल। तो अब इसमें सबसे पहले हमने रेखा के बारे में पढ़ा था और रेखा के प्रकार, वर्गीकरण देख लिया। अब हम देखते हैं रेखाओं का महत्व। तो रेखा का क्या महत्व है? रेखाएं क्या करती हैं? रूप का निर्माण करती हैं। सबसे पहला महत्व आता है हमारा, रेखाएं रूप का निर्माण करती हैं। रेखाएं रूप का निर्माण करती हैं। अब प्रत्येक चित्र में क्या होता है कि जो कलाकार है, रेखा की निपुणता के द्वारा ही वो रूप का निर्माण करता है। प्रत्येक चित्र में चित्रकार की प्रत्येक चित्र में चित्रकार की निपुणता ही रेखा के इस वैशिष्ट्य को अधिक उजागर कर सकती है। इस वैशिष्ट्य को अधिक कर सकती है। पहला हमारा मंत्र क्या है कि रेखाएं रूप का निर्माण करती हैं, यानी कि हम कोई भी अगर हम डॉट भी लगा दें तो ये भी रूप हो जाएगा। ठीक है, तो रेखा क्या करती है? रूप का निर्माण करती है। अगर रंग फेंक भी जाए तो भी एक रूप बन जाएगा, चाहे वो नियंत्रित हो या अनियंत्रित हो, अनियंत्रित रूप बनेगा। अब उसके बाद दूसरा है, प्रत्येक चित्र में चित्रकार जो है वो अपनी निपुणता रेखा के द्वारा, ठीक है, प्रत्येक चित्र में चित्रकार की निपुणता ही रेखा के इस वैशिष्ट्य को उजागर करती है। रेखा का वैशिष्ट्य किससे स्पष्ट होता है? चित्रकार की निपुणता के द्वारा ही। तीसरा है, रेखाएं कला रचना का आधार है, अवलंबन है। रेखाएं कला रचना का आधार है। कोई भी हम कलाकृति बनाते हैं, चाहे मूर्ति बनाए, चाहे वास्तुकला कर चित्र बनाए, या फिर हम कुछ भी करें जिसमें हम चित्र बना रहे हैं, उसमें जो बिना रेखा के कोई भी चित्र बनना असंभव है। चाहे वो बाल कला हो, अगर बच्चे भी बनाए तो भी उसमें रेखा का प्रयोग होता है, यानी कि कला के तत्व के द्वारा ही प्रयोग होता है। उसमें सबसे पहले बच्चे भी बनाते हैं तो रेखा का प्रयोग ही करते हैं। चौथा है, व्यावसायिक कला में भी रेखा का महत्व स्पष्ट दर्शनीय है। यानी कि अगर व्यवसायिक कला भी है, जिससे हम व्यापार कर रहे हैं, तो उससे व्यापार करने के लिए बनाने से पहले भी, उपयोग करने से पहले, इसका निर्माण करने से पहले भी एक चित्र बनाया गया होगा कि ये वस्तु कैसे बनेगी, तो वो भी रेखा के द्वारा ही बनाया गया होगा। तो व्यवसायिक कला में भी रेखा का महत्व जो है वो अत्यंत महत्वपूर्ण है। हम कोई भी डिजाइन पहले कागज पर बनाते हैं या कंप्यूटर बनाते हैं, फिर रेखा के द्वारा बनाते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा 5वां, इसमें रेखा के द्वारा जिस प्रकार भावों की अभिव्यक्ति होती है, भावों की अभिव्यक्ति होती है, उसी प्रकार वस्तु निरपेक्ष
की जाती है। रेखा के द्वारा जिस प्रकार भागों की हम अभिव्यक्ति करते हैं उसी प्रकार जो वस्तु निरपेक्ष है यानी कि वस्तु है, कोई भी वस्तु को चाहे सजीव हो या निर्जीव हो, उसकी भी अभिव्यक्ति जो है वो अभिव्यंजना रेखा के द्वारा ही होती है। अब हम देखते हैं रेखा का प्रयोग एवं रेखांकन। यह हमें मैथ दे दिया। रेखा का प्रयोग एवं रेखांकन। तो रेखा का प्रयोग एवं रेखांकन में सबसे पहले क्या महत्वपूर्ण है? पहला है हमारा रेखा स्वयं में ही पूर्ण होती है। रेखा जो है वो स्वयं में ही पूर्ण होती है और एक दूसरे के सहयोग से तब रूप का निर्माण किया जाता है। दूसरा है संपूर्ण षष्ठी। संपूर्ण षष्ठी क्या होती है? रेखा के अंतर्गत ही आती है। रेखा के अंतर्गत ही आती है। हम कोई भी चीज देखते हैं तो उसमें सभी में रेखा दिखाई देती है। जैसे संपूर्ण षष्ठी रेखा के अंतर्गत ही आती है। या हम पेड़ देखें या पत्ती देखें या फिर फूल देखें तो प्रत्येक वस्तु में निर्जीव हो या सजीव सभी में रेखाओं के द्वारा ही रूप बनता है। तो प्रत्येक में सब में रेखाएं हमें दिखाई दे जाती है। तीसरा है रेखांकन के आधार पर ही चित्रलिपि विभिन्न चित्रात्मक प्रतीकों का निर्माण किया जाता है और निर्माण भी होता है उसका विकास भी होता है। तो यहाँ पर हम रेखाओं के प्रयोग और रेखांकन की बात कर रहे थे। तो सबसे पहला यहाँ पर प्रयोग देखते हैं। रेखा स्वयं में पूर्ण होती है। ये इसके द्वारा जितने भी रूप बनते हैं इसके प्रयोग से ही बनते हैं और ये स्वयं में पूर्ण होती है। संपूर्ण षष्ठी रेखा के अंतर्गत आती है, यानी कि हम कुछ भी देख सजीव हो या निर्जीव रूप में रेखा हमें दिखाई देती है। रेखांकन के आधार पर ही अगर हम चित्र भी बना रहे हैं या लिख भी रहे हैं तो उसमें रेखा दिखाई देती है। रेखा चित्र भी विभिन्न चित्रात्मक प्रतीकों का निर्माण और विकास किया जाता है। अब हम रेखांकन को देखते हैं। रेखांकन के प्रकार अब हमारा रेखांकन के प्रकार रेखांकन के प्रकार। रेखांकन कितने प्रकार के होते हैं तो यहाँ पर हम स्पष्ट कर लेते हैं कितने प्रकार के हैं। पहला है हमारा स्वतंत्र रेखांकन, दूसरा है स्मृति रेखांकन,
प्रतिरूपात्मक। चौथा है हमारा यांत्रिक रेखांकन। यांत्रिक रेखांकन और नेक्स्ट है हमारा सीमांत रेखांकन। और छठा आ जाता है हमारा सांकेतिक रेखांकन। ठीक है, तो ये हमारे इतने प्रकार के रेखांकन होते हैं। सांकेतिक के बाद प्रकृति रेखांकन और आठवां आ गया हमारा वस्तु रेखांकन। ये हमारे 8 प्रकार के रेखांकन होते हैं। अब इनमें सबसे पहले हम देखें कि स्वतंत्र रेखांकन किसे कहते हैं। स्वतंत्र रेखांकन जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, स्वतंत्र यानी कि इसमें किसी भी यंत्र का प्रयोग, किसी भी नियम में हम बंधकर काम नहीं करते और स्वतंत्र होकर काम करते हैं और रेखांकन करते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, स्वतंत्र रेखांकन। चाहे रेखा यूं जा रही हो या पत्ती का आकार बनाए हो, तो हम स्वतंत्र रहेंगे हमें कैसा आकार बनाना है। हमें उसमें किसी प्रकार का नियम बाध्य नहीं है और ना ही कोई हमें किसी बिंदु को ध्यान में रखने की आवश्यकता होती है। ये हमारा स्वतंत्र रेखांकन कहलाता है। किसी वस्तु को देखने के पश्चात मस्तिष्क पर पड़ने वाला जो उत्पन्न प्रभाव है वही हमारा स्वतंत्र रेखांकन होता है। यानी कि हम कोई भी वस्तु देखते हैं और प्रथम दृष्टया यानी कि पहली बार देखने के पश्चात हमारे दिमाग में जो रेखांकन स्पष्ट होता है वही हमारा स्वतंत्र रेखांकन कहलाता है और उसको हम किसी भी माध्यम में खींच सकते हैं और उसमें कोई नियम की आवश्यकता नहीं होती। और ये जो रेखांकन है स्वतंत्र रेखांकन, ये प्रत्येक कलाकार का भिन्न भिन्न होता है। अब नेक्स्ट हमारा स्मृति रेखांकन। स्मृति रेखांकन में क्या होता है कि हमें पूर्व में जो भी हमने चित्र देखे थे उसी स्मृति के आधार पर हम रेखांकन करते हैं। यानी कि पूर्व स्मृति के आधार पर हम जो रेखांकन करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, स्मृति रेखांकन कहते हैं। अब तीसरा हमारा प्रतिरूपात्मक रेखांकन। प्रतिरूपात्मक रेखांकन में क्या आएगा कि हम जैसा देखते हैं प्रतिरूप, यानी कि यहाँ पर हम देखें क्या आ रहा है, यहाँ पर प्रतिरूप यानी कि हमने जैसा देखा उसको वैसे का वैसे बनाने की कोशिश की, वो हमारा क्या कहलाएगा, प्रतिरूपात्मक रेखांकन कहलाएगा। तो उसी के साथ जैसे कि हम कोई चीज़ देख रहे हैं, कोई वस्तु देख रहे हैं, तो उसमें कहाँ पर वो कैसी वस्तु बनेगी, उसमें कहाँ पर छाया प्रकाश आएगा, कहाँ पर आएगी, कहाँ पर अधिक प्रकाश देना है, कितनी दूरी देनी है, वो हमारा क्या कहलाएगा, प्रतिरूपात्मक रेखांकन कहलाएगा। नेक्स्ट हमारा यांत्रिक रेखांकन। यांत्रिक रेखांकन यानी कि यंत्रों की सहायता से खींचा जाने वाला क्या है, यंत्रों के द्वारा खींचा जाने वाला रेखांकन। यांत्रिक रेखांकन मतलब यंत्रों के द्वारा। अब यंत्र क्या है, प्रकार भी हो सकता है, स्केल भी हो सकता है, रूल भी हो सकता है, ट्रायंगल रूल आते हैं वो भी हो सकता है, त्रिकोण वाला रूल आता है वो भी हो सकता है। तो किसी भी रूल के द्वारा हम कोई कला रूप का निर्माण करें वो हमारा यांत्रिक रेखांकन कहलाएगा। यानी कि यंत्रों की सहायता से खींची गई रेखाएं जिनका कोई कलात्मक प्रभाव नहीं होता वो रूप निर्माण इनका लक्ष्य होता है, यानी कि वो यांत्रिक रेखांकन कहलाती है। जैसे कि अब यहाँ पर हमने कोण बना दिया, तो इस प्रकार के लिए हमारे कोण आते हैं। जैसे तो ये जितने भी हमारे कोण बन रहे हैं ये क्या कहलाएगा, हमारा यांत्रिक रेखांकन। हम इसमें सहायता से यानी कि स्केल हो सकता है या प्रकार हो सकता है, किसी यंत्र की सहायता से लाइन खींचते हैं या रूप बनाते हैं, क्या कहलाता है, यंत्रों के द्वारा खींचा गया रेखांकन यांत्रिक रेखांकन कहलाता है।
सीमांत रेखांकन क्या होता है? हम छाया व प्रकाश के माध्यम से किसी वस्तु को भ्रामक उत्पन्न करते हैं। छाया प्रकाश के माध्यम से, यानी कि हम इसमें छाया प्रकाश दिखाते हैं और उसमें 3D इफेक्ट लाने की कोशिश करते हैं, यानी कि त्रिआयामी प्रभाव दिखाने की कोशिश करते हैं। जैसे हम सामने कोई निर्जीव वस्तु रखते हैं, जैसे कि हम स्थिर चित्रण में करते हैं, सामने निर्जीव वस्तु रखें या सजीव वस्तु रखें, तो उसमें हम छाया प्रकाश दिखाने की कोशिश करते हैं। वही हमारा क्या कहलाता है? सीमांत रेखांकन कहलाता है। सीमा तो नहीं है, पर हम रेखाओं के माध्यम से सीमा निर्धारित करते हैं, वो हमारा सीमांत रेखांकन कहलाता है। इसमें छाया व प्रकाश के प्रभाव से उत्पन्न भ्रामक रेखाओं को वस्तुतः प्रकृति प्रदत्त नहीं होती हैं, वरन केवल आकार का बोध कराती हैं। जैसे हमने कहा, जैसे हम एप्पल लेते हैं तो एप्पल में कोई आकार नहीं दिखता, यानी कि कोई सीमा नहीं दिखती। अगर हम चित्र पर बनाएं, उस कागज पर बनाएं, तो एप्पल का हमें आकार बनाना पड़ेगा। एप्पल तो गोल है, पर हमें एक शेप देनी पड़ेगी इस तरह से। तो वो जो बाहर आकार हम दे रहे हैं, प्रकृति में आकार अलग है, पर हम चित्र में जो आकार दे रहे हैं वो हमारा सीमांत रेखांकन कहलाएगा, यानी कि हमने सीमा रेखा के द्वारा बनाएंगे, वो सीमांत रेखांकन कहलाएगा। अब नेक्स्ट हमारा सांकेतिक रेखांकन। सांकेतिक रेखांकन यानी कि हम चित्र तल पर उसका एक संकेत रूप बनाते हैं। चित्र भूमि पर अंतराल और वस्तु के आयतन को जानते हैं। क्या कहते हैं? चित्र भूमि पर अंतराल और वस्तु को जानते हैं, यानी कि चित्रभूमि पर अंतराल और वस्तु को चित्रभूमि यानी कि हमारा धरातल हो गया, अंतराल और वस्तु। अंतराल हमारा कागज या कपड़ा या लकड़ी या कैनवास कुछ हो सकता है, वस्तु। तो ये क्या हुआ? सांकेतिक रेखांकन, यानी कि चित्रभूमि पर अंतराल वस्तु के आयतन को हम जानते हैं, यानी कि वस्तु कितनी बड़ी है इसका हम केवल संकेत भर देते हैं। अगर लोहे की वस्तु तो उसका संकेत देंगे, या कोई फाइबर की वस्तु है उसका संकेत देंगे, घूम की वस्तु है उसका संकेत देंगे, तो हमें केवल संकेत देते हैं, संकेत मात्र। वो हमारा क्या कहलाता है? सांकेतिक रेखांकन कहलाता है, जिसमें हम अंतराल वस्तु के आयतन को समझते हैं, जानते हैं, जिससे सक्रिय और सहायक अंतराल का ज्ञान हो सके कि हमें चित्र में बैकग्राउंड कौन सा है और मुख्य चित्र कौन सा है, वो हमारा ज्ञान कराता है। क्या कहलाता है? सांकेतिक रेखांकन कहलाता है। प्रकृति रेखांकन यानी कि प्रकृति के अवयवों को, उसकी विशेषताओं का अंकन करना। जैसे फूल पत्तियां हैं, उनका अंकन करना, फूल पत्तियों को सुखाकर, काटकर व पीसकर किए गए अंकन। यानी कि हम प्रकृति को तो बना रहे हैं, किंतु उस जैसे पत्तियां हैं, पत्तियों से पीसकर हरा रंग मिलेगा, फूलों से फूलों के रंग मिलेंगे। तो इस तरह से हम जो प्रकृति पर आधारित रेखांकन करते हैं, उसी का रेखांकन करते हैं, उन्हीं के रंगों का प्रयोग करते हैं, वो क्या कहलाता है? प्रकृति रेखांकन कहलाता है। अब वस्तु रेखांकन क्या कहलाता है? जिसमें हम क्या करते हैं? इससे चित्रण करते हैं, ऑब्जेक्ट ड्राइंग करते हैं। वस्तु यानी कि ऑब्जेक्ट और उसकी ड्राइंग करते हैं, तो वस्तु क्या होगा? ऑब्जेक्ट ड्राइंग। तो यहाँ पर क्या करते हैं? वस्तु के समूह को संयोजित करके बनाते हैं। वस्तु के समूह को संयोजित करके रेखांकन करना और परिप्रेक्ष्य आदि का अध्ययन करना हमारा क्या कहलाता है? वस्तु रेखांकन कहलाता है। यानी जब हम स्टिल लाइफ बनाते हैं, स्टिल चित्रण का बनाते हैं, तो हमने एक वस्तु का समूह रखते हैं, जैसे वाटर रख लिया, कोई लंच बॉक्स रख लिया या फ्रूट्स रख लिए, तो उसमें समूहबद्ध करके रेखांकन करते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? वस्तु रेखांकन कहते हैं। उसमें हम छाया प्रकार भी दिखाते हैं, परिप्रेक्ष्य भी दिखाते हैं कि वस्तु कितनी बड़ी है, कितनी ऊपर है, किस वस्तु पर रखी है। ये सारी चीजें हमारे क्या कहलाएंगी? वस्तु रेखांकन कहलाएंगी। तो ये हमारा यहाँ पर रेखांकन में वर्गीकरण, प्रकार, परिभाषा, रेखांकन का प्रयोग, महत्व और रेखांकन के प्रकार देखती हैं।